दुनिया में कुछ चीजें इतनी भयंकर होती हैं कि उन्हें भूलना मुमकिन ही नहीं। चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, वो डर हमेशा जिंदा रहता है। जी हाँ, मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने 1970 में पूरे जापान को हिला दिया था। पूचिसाके ओना। पता है? ये स्टोरी एक जीता जागता सबूत है कि इनसिक्योरिटी कैसे जिंदगी को नर्क बना देती है। मतलब किसी औरत की खूबसूरती उसी के लिए श्राप बन जाती है। ये कुछ ऐसा है। आई नो कि बॉयज अपनी सुंदर बीवी या गर्लफ्रेंड से इनसिक्योर या जेलस हो जाते होंगे जब वो बाहर जाती होंगी, क्योंकि उन्हें कोई और ना देख ले। ऐसे थॉट शायद काफी लोगों के अंदर आते हैं, नॉर्मल है। पर दोस्त, एक बात समझो, तो उस औरत ने तुम्हें चुना है तो उसका खूबसूरत बनना भी सिर्फ तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। और कहानी से पहले मैंने ये बात इसलिए बोली है क्योंकि ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं है। इसका एक हिस्सा जापान का है, पर ये रियलिटी अपनी सोसाइटी की भी है। तो किसी की लाइफ बर्बाद ना हो, इसीलिए ये बात मैंने बतानी जरूरी समझा। खैर, कहानी शुरू करते हैं। बोला जाता है कि वो सोल चेहरे पर एक मास्क और रेड लॉन्ग कोट पहने दिखाई देती है और जिसे दिखती है उससे केवल एक सवाल पूछती है, वताशी किरई, मतलब एम आई प्रिटी। वताशी किरेई? लेकिन ये एक सवाल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सवाल हो सकता है। और इस सवाल के पीछे की कहानी शुरू हुई एडो पीरियड। जापान में उस वक्त एक समुराई रहता था, ताकतवर, रिस्पेक्टेड, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वो थी उसकी एक फीलिंग, जेलसी, इनसिक्योरिटी। वही उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, पूरी सोसाइटी में मशहूर। लोग कहते थे, यार ऐसी खूबसूरत बीवी दोबारा नहीं मिलेगी। पर यही खूबसूरती उसकी मौत बन गई। एक रात समुराई ने अपनी पत्नी को एक आदमी से बात करते देख लिया। बस नॉर्मल सी बात थी, कुछ गलत नहीं था, पर समुराई का दिमाग पूरी तरह अंधा हो गया। उसने सोचा, अगर ये इतनी खूबसूरत है तो हर कोई इसे देखता है, हर कोई चाहता है। कई दिनों तक वो इस ओवर थिंकिंग में जीता रहा कि सब उसकी वाइफ से बात करना चाहते हैं, उसकी वाइफ पे डोरे डालते हैं, वो सबसे हंस के बात करते हैं। आदमी उसे चाहते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं, उसके ऊपर गंदी नज़र डालते हैं। फिर होना क्या था, एक रात जब उसकी पत्नी सो रही थी, समुराई ने एक ब्लेड उठाया और फिर उसने अपनी बीवी का चेहरा एक ओर से काटना शुरू किया और कान तक काट डाला। उसकी पत्नी जाग गई, दर्द से चिल्ला उठी, खून हर तरफ। पर समुराई यहीं नहीं रुका, उसने दूसरी ओर से भी ब्लेड लगाया और होठ से कान तक उसका चेहरा काट दिया और कहने लगा कि अब देखता हूं कि तेरी खूबसूरती पर कौन नजर डालता है। अब देखता हूं कैसे कोई तुझे देखता है। वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, पर कोई नहीं आया। और धीरे 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 उसने दम तोड़ दिया। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1970 जापान, 100 साल बाद, सेंचुरीज बाद वो औरत वापस आई। लेकिन अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक नाइटमेयर थी, जिस्मानी रूप में लौटी। नवंबर 1978 की एक रात, टोक्यो के पास एक छोटा सा शहर था जहाँ रात के 11 बजे केंजी यामामोटो, 32 साल का एक ऑफिस वर्कर, लेट नाइट शिफ्ट से घर जा रहा था। थका हुआ, बस घर पहुंचना चाहता था, अपनी पत्नी और बच्चों के पास। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट चल रही थी। वो अपनी साइकिल चलाते हुए जा रहा था और तभी अचानक एक आवाज आई, किसी के रोने की आवाज। केंजी रुका, मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और दूर तक अंधेरा। उसने सोचा कि शायद उसके कान बज रहे हैं और वो आगे बढ़ गया, साइकिल चलाता रहा 2-3 मिनट।
फिर दूर कोहरे में उसे एक फिगर दिखी। केंजी ने अपनी साइकिल स्लो की और देखा एक औरत बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, सड़क के बीच में, रेड कोट, लंबे काले बाल और चेहरे पर वाइट सर्जिकल मास्क। उसे लगा कि शायद उसे मदद चाहिए, पर कुछ अजीब था। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, जैसे स्टैचू। केंजी ने साइकिल साइड से निकाली और उसे क्रॉस करके आगे बढ़ गया। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस सीधा चलता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और फिर अचानक वो फिर दिखी, बिल्कुल सामने, दूर कोहरे में, वही औरत, वही रेड कोट, वही पोजीशन। केंजी का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है। उसने अभी 3 मिनट पहले ही तो उस औरत को क्रॉस किया था। उसे वो इतनी जल्दी, इतनी दूर, वो कैसे पहुंच गई? पर केंजी ने कुछ नहीं कहा, बस साइकिल चलाता रहा, थोड़ा तेज। जैसे जैसे वो पास आया, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। और फिर जब वो बिल्कुल पास आया, वो औरत अचानक उसके सामने आ गई। केंजी ने ब्रेक मारी, साइकिल रुकी, औरत बिल्कुल सामने, 2 फीट की दूरी। केंजी की सांस रुक गई। कुछ सेकंड्स साइलेंस, फिर एक आवाज, पता शिकिरे। केंजी समझा नहीं। उसने पूछा क्या? औरत ने थोड़ा आगे बढ़ के दोबारा पूछा, इस बार, एम आई प्रीटी? केंजी घबरा गया, पर सोचने लगा कि शायद इस औरत को कोई मेंटल प्रॉब्लम है या लॉस्ट है, शायद अच्छे से बात करता हूँ। उसने नर्वसली कहा, जी हाँ, आप प्रीटी हो। साइलेंस, कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे से, बहुत धीरे से, औरत ने अपने दोनों हाथों से मास्क को पकड़ा और जोर से खींचा। केंजी की सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह फैली हुई, मुंह खुला हुआ, पर आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि जो उसने देखा वो औरत का मुंह एक कान से दूसरे कान तक काटा हुआ था। स्टिचेस थे, पर बहुत बुरे, जैसे किसी ने बेरहमी से जल्दी जल्दी सिल दिया। स्किन फाड़ी हुई थी, रेड, रॉ। दांत सारे के सारे साफ दिख रहे थे, गम्स एक्सपोज्ड। केंजी के मुंह से एक चीखने की आवाज निकलने ही वाली थी, पर तभी औरत ने अपना चेहरा थोड़ा और पास किया और बहुत धीरे से, पर इस बार आवाज भारी थी, गुस्से से थी, दर्द से भरी हुई थी। उसने कहा, कोरी डेमो, इवन नाउ। केंजी पीछे हटा, साइकिल छोड़ के भागना चाहता था, पर तभी औरत ने अपने रेड कोट के अंदर से हाथ डाला और निकाले बड़े सर्जिकल सीजर, ब्लेड, जो कि मून लाइट में चमक रहे थे, जिस पे थे पुराने खून के निशान, अभी भी लगे हुए। और फिर 1 सेकंड में वो उसकी तरफ आ गई। केंजी जोर से चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, कोई है, पर सड़क बिल्कुल सुनसान थी, कोई नहीं था। केंजी साइकिल छोड़ के भागा, जितनी तेज भाग सकता था, पर पीछे फुटस्टेप्स, और वो नॉर्मल नहीं थे, वो बहुत तेज थे। कुचिसा के ओना उसके पीछे फुल स्पीड में भाग रही थी। उसका रेड कोट हवा में लहरा रहा था, बाल पूरे खुले, सिजर्स हाथ में रेज्ड, और वो मुंह, वो मुस्कान, chasing him like a predator। 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट, वो बिल्कुल पास आ गई। केंजी ने पीछे मुड़ के देखा, उसकी आंखें मिली कुचिसा के ओना से, और उस मोमेंट उसने अपनी मौत अपनी आंखों में देखी। कुचिसा के ओना ने सीजर्स उठाए, और अगली सुबह पुलिस को फोन आया, एक बॉडी मिली थी उस सड़क के किनारे। केंजी यामामोटो, 32 साल, ऑफिस वर्कर। उसका चेहरा
एक ईयर से दूसरे ईयर तक सिजर से परफेक्टली काटा गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुचिसाके ओना का था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर कोई क्लू नहीं। बस एक गवाह मिला जो उस रात गाड़ी में था, वहां से जा रहा था। उसने बताया एक औरत, रेड कोट, मास्क, वो उस आदमी के ऊपर खड़ी थी। उसके बाद ऐसे केसेस बढ़ते गए। एक हफ्ते में 5 बॉडीज, फिर अगले हफ्ते 10, फिर 15। हर विक्टिम वही तरीका, वही सवाल, वही मौत। पूरे जापान में पैनिक फैल गया। स्कूल्स बंद, ऑफिसेज जल्दी बंद, सड़कों पर रात को कोई नहीं, क्योंकि कुचिसाके ओना आ चुकी थी और वो अपना बदला ले रही थी, एक एक करके। तो ये थी कुचिसाके ओना की स्टोरी। एक जेलसी एंड इनसिक्योरिटी से बनी दर्दनाक कहानी, जिसका अंजाम केवल मौत। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही भयंकर कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक रात को संभल के रहना।